नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में रेलवे के जो आरपीएफ एसआई के पेपर हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं और वहाँ पे यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हूबहू, जो अभी एएलपी में यही क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर और आने वाले आरपीएफ एग्ज़ाम में यही भी पूछे जा रहे हैं। और जो भी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले वहाँ पर भी यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से हमारा आगे का क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो आपको बताना है कि मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब यह आपका होता है 120 mm। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आप देख लीजिए, एकदम लेटेस्ट पैटर्न का है जो 2021 में एग्जाम हुए थे, वहाँ पे यह एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो हृदय के संकुचन या प्रकुंचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं जो निलयों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह संकुचन दाब उतना ही होता है जितना कि 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है और इसके ठीक विपरीत अनुशीतलन दाब होता है जो निलय के अनुशीतलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह दाब आपका सामान्यतः 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य में आपका संकुंचन या प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब अर्थात ये हो जाएगा रुधिर दाब, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यह आपका होता है 120/80। तो ये पॉइंट यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना है यहाँ से। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव रुधिर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यह क्वेश्चन समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 का पूछा हुआ एनटीपीसी में। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी आपकी होती है महाधमनी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो महाधमनी यह आपकी सबसे बड़ी धमनी होती है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है और तथा जिसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर में सारे शरीर के ऊतक में ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि महाधमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है। तो यह आपका होता है शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इसके फैक्ट से याद रखना है। अगला है कि यह धमनी दैहिक और फुफ्फुसीय धमनी रक्त परिवहन करती है तथा दैहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से जुड़ी होती है, पुनः हृदय के दाहिने आलिंद में वापस होती है। तो ये फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। तो 7.35 से लेकर 7.45 तक इसकी पीएच रेंज होती है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। तो यहाँ से ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं हम लोग। और यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम कम है तो वह विलयन आपका हो जाएगा अम्लीय, और यदि 7 से अधिक है तो हो जाएगा वह क्षारीय, और यदि 7 होने पर विलयन आपका हो जाएगा यह उदासीन। तो ये पीएच स्केल की एक खासियत हो जाएगी। और मानव शरीर में पीएच रेंज आपकी होती है 7.3 से लेकर 7.545 के मध्य होती है। तो कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान आपका समुद्री जल जैसे आपका हो जाएगा यहाँ से 8.4, रक्त का पीएच मान हो जाएगा 7.4 और लार का हो जाएगा 6.5 और दूध का हो जाएगा आपका 6.4। वहीं सिरका का हो जाएगा 2.4 और नींबू का हो जाएगा 2.2। तो ये पीएच पॉइंट हैं, आपको इनको याद रखना है। यहाँ से सीधे सीधे
कुछ वैल्यू आपको डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको नोट डाउन कर लेनी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, यह आपका होता है 7 से लेकर 7.8 तक। तो यहाँ पे कुछ हमें यही आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को हम लोग कहते हैं केशिका। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी रुधिर के कोशिका होती है, जो व्यास में लगभग आपके 5 से 10 माइक्रोमीटर की होती है। कोशिकाएं वेन्यूल्स और धमनी के बीच रक्त पहुंचाती हैं। धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो ये फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन हो जाएगा? तो यह आपका होता है फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन, जिसे हम लोग कहते हैं Ca2 पॉजिटिव, तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। और यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजेन पर क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, और फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है, इसमें रुधिर के कण फंस जाते हैं और लाल ठोस पिंड सा बना देती है, जिसे हम लोग रुधिर का थक्का कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से ये फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना है कि हस्तचालित वायु पंप होता है वह किससे जुड़ा रहता है। तो वह होता है आपका मरकरी कॉलम से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण को हम लोग कहते हैं रुधिर मापी। तो ये पॉइंट यहाँ से इसको स्टार डाल के लिख लेना है कि पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण को हम कहते हैं रुधिर मापी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। जहाँ तक होता है कि यह ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो इसको भी याद रखना है। इस यंत्र में एक पंप होता है जिसमें रबर की एक नलिका लगी रहती है, और यह नलिका आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग पारद यंत्र से जुड़ा रहता है। और रुधिर मापी का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक वॉन वास्च ने किया था। कब किया था? तो यह 1881 में किया था। यहाँ से ये पॉइंट इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके जो आविष्कारक हैं, यानी कौन से वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था और कब किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा रक्त यूनिवर्सल दाता माना जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। तो यह होता है आपका ओ। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह सदैव रक्त को दान करता है ओ। तो ओ वाला व्यक्ति अपना किसी को भी अपना रक्त दान कर सकता है। आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि रक्त समूह की खोज आपके की थी लैंडस्टीनर ने, जिनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और रक्त आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ए और वी और ए वी और ओ। तो ये 4 प्रकार के रक्त होते हैं। और रक्त समूह ए भी आपका होता है सर्वग्राही वर्ग का। तो यह भी इसको पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिखना है। तो ए बी पॉजिटिव यहाँ पे होता है सर्वग्राही
ओ निगेटिव ये होता है सर्वदाता, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। ए बी जो है किसी भी व्यक्ति का ग्रहण कर सकता है। और रक्त समूह ओ सर्वदाता वर्ग का होता है, अर्थात वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, किंतु वह सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। तो ये पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़े थे ए भी होता है, ए भी होता है, ओ भी होता है, लेकिन आपका सी नहीं होता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे यही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन पढ़े थे, यह होता है आपका ओ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। मेन से आपका हो जाएगा कि आपको गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे। लाल रक्त वाहिनी संयोजी ऊतक होती हैं, तो ये सही हो जाएगा। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से लेकर 120 दिन का होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और एक शरीर के वजन के लगभग आपका 1.7 से लेकर 1.8% होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। तो आपके शरीर का यह आपका 7 से लेकर 8% तक ब्लड होता है, यानी आपके वजन का 7 से 8% ब्लड आपके शरीर में होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमें गलत बताना था, तो यही हमें डी गलत मिल गया यहाँ पे। तो लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग के लगभग 7 से लेकर 8% होती है। अतः 70 किलोग्राम के मानव शरीर में औसतन वजन आपका हो जाएगा ब्लड का 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, और यह शरीर का लगभग 1/13वां भाग घेरे रहते हैं। इसका जीवन काल आपका लगभग होता है 120 दिन का। तो ये फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने। अगला प्रश्न हो जाएगा परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे। तो परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, तो ये सही हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से लेकर 120 दिन तक की होती है, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा आपके 6.8 लीटर तक होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। केवल रक्त की श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक होती हैं, तो यही इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमें करेक्ट मिल गया। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस रक्त का वह भाग है, यानी इन 4 ऑप्शन बताना कि कौन वह रक्त का वह भाग है जिसमें आपके 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो यही आपके होते हैं प्लाज्मा में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें आपके 92% जल होता है और 8% आप में प्रोटीन, खनिज और हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सामान्य मनुष्य यानी सामान्य मानव रक्त होता है, तो यह बताना है आपको। सामान्यतः यह होता है, कैसा होता है, तो अम्ल क्षार में परिवर्तनशील होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पे पीएच मान होता है 6.7। तो यह रक्त का पीएच मान होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यह थोड़ा क्षारीय होता है। क्यों होता है, आइए हम लोग इसका पीएच मान देखेंगे कितना होता है। तो मानव रक्त एक शारीरिक तरल द्रव्य है जो वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है, और रक्त वाहिकाओं में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा, हल्का क्षारीय और लाल रक्त यानी लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है।
यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में करीब आपका 5 लीटर रक्त रहता है। तो और इसका पीएच मान ये होता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच तक का होता है। यानी 7 से अधिक पीएच मान होने के कारण यह हल्का क्षारीय होता है। जब भी 7 से ऊपर अगर वैल्यू पहुंचेगी पीएच मान की, तो वह आपका क्षारीय बन जाएगा। तो यहाँ से कुछ ना कुछ 7 से ज़्यादा ही है, तो इसलिए यह आपका हल्का क्षारीय बन जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, यह होता है 120 से लेकर 80 तक। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 120/80 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रक्तदाब हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में संकुचन और अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120/80 होता है और रक्त का दाब स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है या रुधिर मापी द्वारा मापा जाता है। तो 120/90 हो तो उच्च दाब से पीड़ित व्यक्ति, ये हो जाएगा हाइपरटेंशन। और 100/80 हो तो निम्न दाब से पीड़ित व्यक्ति है, उसे भी हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो यह होता है आपका प्लाज्मा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्लाज्मा एक रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। इसका अधिकतर अंश जल होता है और इसमें प्रोटीन, शर्करा और थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन यानी आवागमन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्त में पाया जाने वाला, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, यह होता है आपका लाल रक्त कोशिकाएं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रक्त में पाई जाने वाली आपकी RBC, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, तो RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं शरीर की ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। सबसे पहले यही पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण आपके अस्थिमज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है और RBC में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें श्वासनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है और इसकी औसतन आयु आपकी 120 दिन की होती है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन आपका करता है RBC। अभी हम लोग पीछे फैक्ट में पढ़े थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका रेलवे ने रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो इन चार ऑप्शन में बताना कि क्या ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो यह होती हैं आपकी मांसपेशियां जो होती हैं, यह ऊतक के रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंतरांगों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण हैं। पतली, लंबी तथा संकुचनशील पेशी कोशिकाओं, जिन्हें हम लोग पेशी तंतु भी कहते हैं, और इन पेशी तंतु के ऊतकों को पेशी ऊतक कहा जाता है। ये मांसपेशी ऊतक शरीर में रक्त वाहिकाओं के व्यास को परिवर्तित करने में सहायक होती हैं। तो ये फैक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके 2016 में एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे यही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखेंगे। तो मानव शरीर की पल्स जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। पल्स वह दर है जिस पर दिल धड़कता है और जैसा कि दिल से रक्त पंप होता है, जिससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं में स्पंदन महसूस कर सकते हैं। एक वयस्क के लिए सामान्य पल्स दर आपके 60 से लेकर 100 मिनट की दर से सिकुड़ता है। तो ये क्वेश्चन या ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है। तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर अभी फैक्ट पढ़े थे यहाँ पे। तो ये होती है आपकी 60 से लेकर 100 मिनट की दर से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमें मिल गया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर के किस अंग का एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो यह आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा अंग हो जाएगा जिसकी आपकी एंजियोप्लास्टी होती है। तो यह आपकी होता है हृदय। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर के हृदय अंग का एंजियोप्लास्टी की जाती है और एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को हम लोग कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक्स जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। तो ये फैक्ट या ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो यह आपकी होती है लोहा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन में आपकी लोहा मौजूद होता है। तो यह क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन नामक रंजक तथा लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से मिलकर बना होता है और हीम नामक रंजक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। जबकि लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिससे रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा आपकी 15 ग्राम से लेकर 100 ml तक होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े थे। तो हीमोग्लोबिन में आपका पाया जाता है, यह रक्त में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो यह आपके ब्लड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो यह आपका होता है हीम नामक प्रोटीन होती है जिससे हीमोग्लोबिन मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। तो आरआरबी जेईई में पूछा हुआ 2019 का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम लोग एक एक फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है उसको क्लियर करके चलते हैं। तो अभी हम लोग अगर इस पिछले वाले क्वेश्चन के फैक्ट में अगर नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ के ही आते हैं। तो इसीलिए हर क्वेश्चन रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनको नोट डाउन कर लिया करें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्योंकि वहाँ से सीधे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो क्या छोड़ते हैं, इन चार ऑप्शन में बताना है। तो यह आपके छोड़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स आपके प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो मानव रक्त प्लेटलेट थ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन या ये फैक्ट आपको यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है।
कि कौन सा विटामिन होता है मानव का जो मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो यह होती है विटामिन के। यहाँ से सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो रक्त में सफ़ेद रक्त कण, यहाँ पे आगे बताना है क्या हो जाएगा, 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, तो यही इसका कार्य हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, यह शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे। तो श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स की आकृति तथा आकार निश्चित न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या आपके 6 से लेकर 11,000 प्रति क्यूबिक mm होती है। शरीर का प्रतिरक्षा कार्य श्वेत रुधिराणुओं द्वारा किया जाता है। वातावरण में उपस्थित विभिन्न विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों तथा परजीवियों के आक्रमण से शरीर को बचाना तथा उन्हें नष्ट करना प्रतिरक्षा कहलाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या होता है। तो यह आपका होता है जब आपका खून बहता है तो यह लगभग आपके 2 से लेकर 7 मिनट तक बहेगा, और यह बहना बंद कब हो जाएगा, यानी जम कब जाएगा, तो यह अगले 3 से लेकर 10 मिनट तक जम जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव रक्त का खून बहने का समय और जमने का समय। तो लगभग आपके मान के चलिए 2 से लेकर 10 मिनट तक आपका खून बहेगा और उसी में आपका जम भी जाएगा, यानी रक्त का थक्का भी बन जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय आपका 2 से लेकर 7 और 3 से लेकर 10 मिनट होता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत के विटामिन के की सहायता से होता है, और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अभी हम लोग पीछे इसका डिस्कशन कर चुके थे, तो इसको नोट डाउन जरूर करना आप लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो यह आपके लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी। तो यह आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और लाल रक्त कोशिका का निर्माण आपके अस्थिमज्जा में होता है। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। तो इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है। तो आरबीसी के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी औसतन आयु आपके 120 दिन की होती है। तो ये फैक्ट हम लोग कहीं ना कहीं पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि किसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है, यानी बहता है। तो यह आपका बहता है पल्मोनरी धमनी में। तो धमनियों में आपका मैक्सिमम अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसको याद रखना है। अगर आपको धमनी मिल जाए तो समझ लेना आप उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जिसमें अगर ऑप्शन ज़्यादा डीपली रखे हैं तो वहाँ पे फिर अपने हिसाब से देख लेना जहाँ पे पल्मोनरी धमनी ऑप्शन मिले। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। तो पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुँचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, और हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त, जिसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और रक्त का आपका पीएच मान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने ला है। ये 7.4 होता है। तो एग्जामिनर यहाँ से सीधा पूछ लेता है, तो ये आपको ब्लड का पीएच मान बताना है। तो यही होता है 7.4। तो ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो यहाँ से कंप्लीट आज के होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन सीधे हूबहू आपको साइंस में देखने को मिल रहे हैं। हमने कई बच्चों से डिस्कस किया, बात की उनसे, तो उन्होंने यही बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के, वही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। और हमारे भी वीडियो के
उन्होंने बताया और इस पीडीएफ के बारे में बताया कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आपको नोट डाउन कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत से दोस्त हैं हमारे जो वीडियो तो देख लेते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही लाइक करते हैं। तो ऐसा दोस्त मत किया करें। वीडियो पे नए जुड़े हो तो ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।